अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो डिसीजन मेकिंग का एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक होगा मेजरिंग रेलेवेंट कॉस्ट्स एंड रेवेन्यूज। तो डिसीजन मेकिंग के हम बेसिकली डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। जो मैनेजमेंट का इशू होता है वो डिसीजन मेकिंग से होता है और बहुत सारी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसीजन से रिलेट करती है। हम ये देख रहे हैं कि कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो किस तरह से मैनेजमेंट को उस डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि अच्छी और रीजनेबल और मुफीद कंपनी के इंटरेस्ट में डिसीजन ली जा सकें। एनालिसिस का एक हमारा प्रोसेस है। हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, कॉस्ट की इंफॉर्मेशन को ख़ास तौर पर फोकस करते हैं और उस फोकस को और उस कॉस्ट की इंफॉर्मेशन को सामने रखते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग आसान की जा सके। तो जो मेजरिंग रेलेवेंट कॉस्ट एंड रेवेन्यूज़ का टॉपिक है उसको हम आज देखेंगे। क्या मुराद है इससे, रेलेवेंट कॉस्ट एंड रेवेन्यूज से। डिसीजन मेकिंग हमने ये देखा था कि इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग बिटवीन वेरियस अल्टरनेटिव्स। मुख्तलिफ अल्टरनेटिव हो, उसमें से आपने सेलेक्ट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या इसमें पॉसिबिलिटीज़ हैं और कौन सी पॉसिबिलिटी इस सर्कमस्टांसेस में इस ऑर्गेनाइजेशन को सबसे ज़्यादा सूट करेगी। रेलेवेंट लिहाजा क्या चीज़ होगी? रेलेवेंट कॉस्ट एंड रेलेवेंट रेवेन्यू वो होगा कि जब आपने कोई डिसीजन करनी है तो उस डिसीजन करने में जो जो कॉस्ट इफेक्ट होती है, अगर कोई कॉस्ट डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हमने कहा डिसीजन मेकिंग के लिए होते हैं, अगर मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स में एक कॉस्ट है वो वही रहती है, चाहे जो भी आप अल्टरनेटिव सेलेक्ट करें, अगर उस कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर उस डिसीजन के लिए हम उस कॉस्ट को कहेंगे कि दिस इज़ नॉट रेलेवेंट टू दिस डिसीजन। लिहाजा रेलेवेंट कॉस्ट्स हम उन कॉस्ट को कहते हैं जो कॉस्ट्स डिसीजन होने या ना होने से इफेक्ट होती हैं। चेंज हो ना हो, कोई फ़र्क पड़े, चाहे वो कॉस्ट हो चाहे रेवेन्यू हो, दिस विल बी रेलेवेंट कॉस्ट। अब इसकी प्रैक्टिकली एग्जांपल्स हम देख के ये डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे डिसीजन मेकिंग में ये कॉन्सेप्ट हेल्प करता है। रेलेवेंट कॉस्ट्स एंड रेवेन्यूज फॉर डिसीजन मेकिंग आर ओनली दोज दैट विल बी अफेक्टेड बाय द डिसीजन। ये होगी जो रेलेवेंट कॉस्ट या रेवेन्यू होगी। ओनली दोज कॉस्ट्स दैट विल बी अफेक्टेड बाय द डिसीजन। अगर डिसीजन हमने ली तो कॉस्ट में कुछ चेंज आती है तो फिर ये रेलेवेंट है। एज वी सेड, अगर कॉस्ट वही की वही रहती है तो फिर वो उस डिसीजन में उस कॉस्ट का कोई रेलेवेंस नहीं है। आप जो भी डिसीजन लें, जो भी अल्टरनेटिव अडॉप्ट करें, वो कॉस्ट इरेलेवेंट हो जाती है। कॉस्ट्स एंड रेवेन्यूज इंडिपेंडेंट ऑफ द डिसीजन एंड नॉट अफेक्टेड बाय इट आर ऑब्वियसली नॉट रेलेवेंट एंड नीड नॉट बी कंसिडर्ड व्हेन मेकिंग दैट डिसीजन। तो ये रेलेवेंस और इरेलेवेंस का ये कॉन्सेप्ट है, इसको हमने कंसिडर करना है कि क्या कॉस्ट इफेक्ट होती है, क्या कॉस्ट इफेक्ट नहीं होती है। ऑब्वियसली जो कॉस्ट या रेवेन्यू उस डिसीजन से इम्पैक्ट नहीं होती, चेंज नहीं होती, कोई इफेक्ट नहीं होता, तो वो कॉस्ट इज सेड टू बी इररेलेवेंट फॉर दैट डिसीजन। क्वालिटेटिव फैक्टर्स। अब रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट डिसीजंस और इंफॉर्मेशन को हम देखते हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको क्वालिटेटिव फैक्टर्स कहा जाता है। ये क्या है क्वालिटेटिव फैक्टर्स? Many times it is difficult to quantify in monetary terms all the important elements of a decision. These are referred to as qualitative factors. तो qualitative factor क्या हुआ? Qualitative factor वो है कि बहुत सारे factors होते हैं जिनको monetary terms में आप quantify नहीं कर सकते। बहुत सारी आपने decision making में चीज़ें सामने आती हैं जो कि exactly measurable नहीं होती in monetary terms। तो ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स हमेशा डिसीजंस को इम्पैक्ट करते हैं। अ डिक्लाइन इन एम्प्लॉय मोरल दैट रिजल्ट्स फ्रॉम रिडंडेंसीज इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिटेटिव फैक्टर व्हिच कैन अफेक्ट फ्यूचर आउटपुट। तो ये एक एग्जांपल है। एम्प्लॉय मोरल, कोई आपने डिसीजन ली, मिसाल के तौर पर आजकल कॉस्ट कटिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गई कंपनीज के लिए, क्योंकि कॉस्ट काफ़ी इंक्रीज कर रही हैं, प्रॉफिट्स के ऊपर प्रेशर्स हैं। तो कंपनी को प्रॉफिटेबल रहने में, सस्टेनेबल रहने में अपनी कॉस्ट को एग्जामिन करना पड़ रहा है।
कॉस्ट में कई दफ़ा उनको ये डिसीजन लेनी पड़ती हैं कि अपनी वर्कफोर्स को कम करना है। तो वर्कफोर्स को कम करते हैं, रिडंडेंसीज होती हैं, तो उसका इम्पैक्ट दूसरे एम्प्लॉयज़ पे भी होता है। जो एम्प्लॉयज़ बैठ के देख रहे हैं कि इर्द गिर्द हमारी वर्कफोर्स कम हो रही है, तो एक मोरल डाउन हो जाता है। लोग थोड़ा सा इनसिक्योर फील करना शुरू कर देते हैं कि कोई पता नहीं कहाँ तक ये कॉस्ट कटिंग होगी, कहाँ तक ये रिडंडेंसीज होगी। कभी हो सकता है वो महसूस करे कि हमारी भी कॉस्ट कटिंग में और रिडंडेंसी में हमारी भी वो बारी शामिल हो जाए। तो ये जो एम्प्लॉय मोराल है, ये एम्प्लॉय मोराल एक हो सकता है इम्पैक्ट करे कंपनी प्रोडक्टिविटी पे। और अगर कंपनी प्रोडक्टिविटी को वो रिड्यूस करता है या हैम्पर करता है, तो फिर ये एक ऐसा फैक्टर है जो कि हमें अपने सामने रखना चाहिए व्हेन वी मेक डिसीजंस टू रिड्यूस वर्कफोर्स। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ क्वालिटेटिव फैक्टर, एम्प्लॉय मोराल। अब एम्प्लॉय मोराल की कोई मॉनेटरी क्वांटिफिकेशन नहीं है कि मोराल की क्वांटिटी हम मेजर कर सकें, पहले इतनी थी अब इतनी है, लेकिन इवन दो वी कैन नॉट मेजर इट, it is going to impact on company output and therefore company performance. तो लिहाजा qualitative factors involve होते हैं और इनको consider करना बड़ा ज़रूरी है। Outside suppliers may not deliver on time, resulting in loss of customer goodwill and a decline in future sales. Hence, qualitative factors should also be taken into account in the decision-making process. ये एक दूसरा एग्जाम्पल है। Many times you have to rely on outside suppliers. बहुत सारे कंपोनेंट्स बाहर से खरीदे जाते हैं, दूसरी कंपनी से खरीदे जाते हैं। उनकी डिलीवरी अगर टाइमली ना हो, उनकी क्वालिटी आपकी रिक्वायरमेंट को ना मीट करे, तो वो चीज़ें ऐसी होंगी जो आपकी आउटपुट को अफेक्ट करेंगी और आपकी अपनी आउटपुट और परफॉर्मेंस उन चीज़ों से बेहतर भी हो सकती है, ख़राब भी हो सकती है। लिहाजा वो एक और फैक्टर है जो क्वालिटेटिव फैक्टर है, आउटसाइड सप्लायर्स की टाइमली परफॉर्मेंस। तो इन चीज़ों को आमतौर पर मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं किया जाता, लेकिन ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स हैं और लिहाजा जहां हम बात करेंगे रेलेवेंट और इररेलेवेंट कॉस्ट की और हम डिसीजन मेकिंग की बात करेंगे, तो वहाँ इन एक्चुअल फैक्ट क्वालिटेटिव फैक्टर्स को सामने रखना पड़ेगा जो कि हम मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर रहे। नाउ वी शुड लुक एट एन एग्जांपल। ये एग्जांपल है फैसलाबाद वन कंपनी का और इसमें हम देखते हैं कि रेलेवेंट कॉस्ट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और किस तरह से उसका डिसीजन मेकिंग में इम्पैक्ट लिया जाए। The Faisalabad One company is a manufacturer of clothing that sells its output directly to clothing retailers. One of its departments manufactures sweaters. The department has a capacity of 50,000 sweaters per month. Because of liquidation, one of its major customers, the company has excess capacity. तो ये सिनारियो है इस कंपनी का कि नॉर्मल कैपेसिटी 50,000 पर मंथ स्वेटर्स वो कैपेसिटी प्रोड्यूस करने की होती है, लेकिन कोई एक मेजर कस्टमर अगर कभी लिक्विडेट हो जाए, बंद हो जाए, किसी की बिजनेस बंद हो जाए, तो नेचुरली वो आपसे प्रोडक्ट अब नहीं लेगा, तो वो आपके पास एक एक्सेस कैपेसिटी आ जाती है। दिस इज द सिचुएशन इन दिस कंपनी। द कंपनी हैज एक्सेस कैपेसिटी। फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर, monthly production and sales volume is expected to be 35,000 sweaters at a selling price of 40 rupees per sweater. Next quarter, 35,000. Normal capacity, 50,000. Next quarter, expected 35,000. The selling price is rupees 40 per sweater. The expected costs and revenues for the next month at 35,000 sweaters are as follows. अब ये detail है for the next month based on 35,000 sweaters. Direct labor per unit की information साथ में दी गई है कि per unit क्या cost है और total का क्या cost है. Direct labor 420,000 per unit is 12. Direct materials 280,000 per unit cost 8. Variable manufacturing overheads 70,000, 35,000 sweaters हैं, per unit cost is 2. मैन्युफैक्चरिंग नॉन वेरिएबल ओवरहेड्स। तो नॉन वेरिएबल ओवरहेड्स क्या होंगे? वेरिएबल ओवरहेड्स है तो नॉन वेरिएबल ओवरहेड्स फिक्स्ड ओवरहेड्स होंगे। 280,000 पर यूनिट
they are 8. Marketing and distribution cost 105,000 and per unit cost is 3, gives total cost of 1155,000, per unit total cost 33. सेल्स हमने कहा सेल्स प्राइस जो है वो ₹40 है और 35,000 स्वेटर्स हैं, तो सेल्स रेवेन्यू वुड बी 1.4 million and this will give a profit of 245,000 or ₹7 per unit. ये expected costs and revenues है for the next 1 month. The question continues. The Faisalabad company is expecting an increase in the demand and considers that the excess capacity is temporary. Another company has offered to buy for its staff 3,000 sweaters each month for the 3 months at a price of 20 rupees per sweater. Company is expecting an increase in demand. लिहाजा excess capacity is temporary means कि उसका कोई overall long term effect नहीं है, temporary effect है. अब इस टेम्पररी सिचुएशन में किसी कंपनी ने 3,000 ऑफर कर दी है स्वेटर्स पर मंथ खरीदने के लिए फॉर द नेक्स्ट 3 months एट अ प्राइस ऑफ ₹20 per sweater. Don't forget that our original price is 40 per sweater. So this company wants to now buy for the next 3 months at 20 per sweater. The company will collect the sweaters from Faisalabad one's factory, thus no distribution cost will be incurred. तो ये एक इम्पैक्ट है साथ में लेना पड़ेगा. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कोई नहीं है, सेलिंग प्राइस आपको ₹20 मिल रही है इंस्टेड ऑफ ₹40. नो सब्सिक्वेंट सेल्स टू दिस कस्टमर आर एंटिसिपेटेड. द कंपनी वुड रिक्वायर इट्स लोगो इंसर्टेड ऑन द स्वेटर विच विल कॉस्ट ₹1 per sweater. वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और लोगो को इंसर्ट करने की कॉस्ट हो जाएगी ₹1 per sweater. क्वेश्चन विल बी, शुड द फैसलाबाद कंपनी एक्सेप्ट दिस ऑफर? Price has come down from 40 to 30. Distribution cost has been eliminated and variable cost has increased by 1. Price is down from 40 to 20. So this is the situation the company is in. The company has normal capacity of 50,000 and at the moment they have lost a major customer. So now they can expect to produce 35,000 per month for the next 3 months. ये situation temporary है. They don't expect the situation to continue. तो अब ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बाकी जो इनकी कॉस्ट है वो वहीं रहेगी, कोई ऐसी वो अपनी कॉस्ट को चेंज नहीं करेंगे because they don't expect that this shortfall is going to continue. In this situation उनके पास अगर एक ऑर्डर आता है for 3,000 more sweaters, for 3,000 more sweaters, तो ये सारा एक एडिशनल है. ऑनगोइंग उनका बिजनेस है 35,000 का, 3,000 एडिशनल अपॉर्चुनिटी है. लेकिन ये एडिशनल अपॉर्चुनिटी इज कमिंग एट अ प्राइस ऑफ ₹20 कंपेयर टू द प्राइस ऑफ ₹40 विच इज देयर नॉर्मल प्राइस. इस सिचुएशन में क्या इस कंपनी को ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं? इसके साथ क्या चीज़ आ रही है? एडिशनल कॉस्ट आ रही है ऑफ ₹1 per sweater फॉर लोगो इंसर्शन. तो ये इम्पैक्ट है जो हमने देखना है कि इस सिचुएशन में ये जो एडिशनल ऑर्डर आ रहा है इसमें क्या क्या चीज़ इम्पैक्ट कर रही है, क्या क्या चीज़ इंप्रूव कर रही है, क्या क्या चीज़ रिड्यूस हो रही है और क्या हमारी प्रॉफिट्स पर इम्पैक्ट होगा. 35,000 तो कंटिन्यू करेगा, वो तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो अब ये 3,000 एट 20 रुपीज़ क्या ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? दिस इज द मैटर ऑफ डिसीजन मेकिंग. और यहाँ पर हमें रेलेवेंट कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना होगा कि इस 3,000 से जो रेलेवेंट कॉस्ट हैं और उसके जो रेलेवेंट रेवेन्यूज़ हैं क्या वो कंपनी के लिए जस्टिफाइबल है कि वो इस प्राइस पे ये ऑर्डर ले. इसके लिए रेलेवेंट कॉस्ट के प्रिंसिपल्स हमने कहा था कि वो चीज़ें देखनी है जो इस डिसीजन से इम्पैक्ट होती हैं या चेंज होती हैं. मिसाल के तौर पर एक कंपनी है, उसकी एक लेबर फोर्स है. अब अगर टेम्पररी अगर कोई शॉर्टफॉल आती है और एक प्रोडक्शन में कोई रिडक्शन आती है टेम्परेरीली, तो आम तौर पर वो लेबर फोर्स को इफेक्ट नहीं करते और वो लेबर फोर्स वहीं के वहीं रहती है, लिहाजा वो कॉस्ट वहीं रहती है एंड इट डजंट चेंज. तो इस तरह की जो कॉस्ट होंगी विच डोंट चेंज विद द डिसीजन, उनको हम रिगार्ड करेंगे एज वर्चुअली इररिलेवेंट टू द डिसीजन. Let's look at the details of Faisalabad One Company.
इस स्लाइड में हमने ये देखा है 3 तरह से इस इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया गया 3 कॉलम्स में। एक कॉलम वो है जिसमें हम कहते हैं डू नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर। दूसरी कॉलम में हमने कहा एक्सेप्ट द ऑर्डर, और तीसरे कॉलम में डिफरेंस उसका हाईलाइट किया। तो डू नॉट एक्सेप्ट द ऑर्डर, उसकी इंफॉर्मेशन सामने वहाँ आएगी। अगर ऑर्डर एक्सेप्ट किया जाए तो उसकी इंफॉर्मेशन सेकंड कॉलम में आएगी, और उनका जो डिफरेंस है वो थर्ड कॉलम में आएगा। और हमारा कहना यह है कि जो डिफरेंस है दिस इज द रेलेवेंट कॉस्ट एंड रेलेवेंट रेवेन्यू। लेट्स लुक एट डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर अगर ना एक्सेप्ट करें, डू नॉट एक्सेप्ट में 420,000 है, एक्सेप्ट करें तो भी 420,000 रहता है। दिस इज ऑन द बेसिस दैट बिकॉज दिस इज अ टेम्पररी चेंज देयर विल बी नो चेंज इन डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल्स को अगर हम देखें तो डायरेक्ट मटेरियल्स अगर एक्सेप्ट करते हैं तो 280 कॉस्ट है। अब डायरेक्ट मटेरियल्स तो इम्पैक्ट होंगे, और 3000 एडिशनल आपने अगर बनाने हैं यूनिट्स तो उसकी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट थी ₹8 पर यूनिट, तो वो 24,000 डायरेक्ट मटेरियल्स में कॉस्ट ऐड होती है। सो इफ यू एक्सेप्ट द ऑर्डर द कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल्स will be 304,000 and the difference is 24,000. Variable manufacturing overheads. Variable manufacturing overheads are ₹2 per unit, and if you do not accept, that means your current 35,000 units के ऊपर बेस करें तो variable manufacturing overheads की cost है 70,000। लेकिन अगर आप 3,000 units ऐड करते हैं, 3,000 units का ऑर्डर और ले लेते हैं, so at the rate of ₹2 per unit, the variable manufacturing cost will go up by 6,000. It will now be 76,000. The difference is 6,000 on account of this 3,000 new order. Manufacturing non-variable overheads were 280,000. If you accept the order, there will still be 280,000. So there is no difference. Inserting company logo. If you do not accept the order, you do not have to incur any additional cost on logo. But if you do accept, तो वो 3,000 units पे at the rate of ₹1 per unit, 3,000 cost वहाँ add हो जाती है, and this is the difference 3,000 between accepting and not accepting. Marketing and distribution cost remains the same. We have said that this new company will collect from the company's warehouse, so there is no additional distribution cost. So that remains 105,000 in both the cases, and there is no difference. Total cost 1,155 if you accept. If you do not accept, and 1,188 if you do accept. So the difference is 33,000. Sales for 35,000 is 1.4 million. But if you have another 3,000 at ₹20, then the sales will become 1,460. So there is a difference of 60,000 in the sales revenue. Now if we look at the last column, this is basically what we are saying is a relevant column. The costs that are affected are material cost 24,000, variable overheads 6,000, and the company logo cost of 3,000. This total cost is 33,000, and the additional revenue even at ₹20 is ₹60,000. So the profit per month from this order is 27,000. This is how we have to see the relevant cost and relevant revenue. Which are the costs that are going to change from on the basis of the decision? यहाँ पर हमारी सिचुएशन में ये था इस एग्जांपल में कि 3,000 का नया ऑर्डर लेना था और उसकी प्राइस मिल रही थी at ₹20 कंपेयर टू द नॉर्मल प्राइस ऑफ ₹40। लेकिन क्योंकि एक ऑनगोइंग फैक्ट्री है, बहुत सारी कॉस्ट इनकर हो रही हैं, फिक्स्ड कॉस्ट वही रहती हैं, लेबर कॉस्ट वही रहती है, इवन एट द प्राइस ऑफ ₹20 the order is profitable for the company. So the answer to whether the company should accept, of course it should accept this order on the basis of our information given in this slide, current slide, that you are going to make an additional profit of 27,000 per month. Relevant revenue in this case will be the difference in revenue, which is 60,000, and the relevant cost in this case was the 33,000 additional cost, giving us a profit of 27,000. 4 important factors must be considered before recommending acceptance of the order.
Now these are the factors that need to be considered as we go along. It is assumed that future selling price will not be affected by selling some of the product below market price. इस situation में we are selling some product below market price. We are going to sell these sweaters at a price of ₹20. दूसरों लोगों को अगर पता चलता है कि आप 20 पे दूसरे इस कस्टमर को बेच रहे हैं और उससे आपका कस्टमर बेस ख़राब होता है या वो भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी प्राइस को कम करें, तो फिर आप उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। दैट उसका इम्पैक्ट अलग से लेना पड़ेगा। अभी हमने ये जूम किया है कि इट विल नॉट हैव एनी इफेक्ट, अदरवाइज लॉस ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स मे बी ग्रेटर देन द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। बाद में अगर सारी प्राइस आपकी दूसरे लोगों ने एक्सपेक्ट कर दिया कि आप प्राइस रिड्यूस करें और 40 की बजाय 20 पे आप सेल करें, तो दैट पे द कंपनी कैन गो इनटू लॉसेस। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अदर थिंग्स डू नॉट चेंज। जो बाकी सेलिंग प्राइस है और बाकी जो आपकी मार्केट है वो वही रहती है। नंबर 2, नो बेटर अपॉर्चुनिटीज आर लाइकली टू अराइज ड्यूरिंग द पीरियड। ये भी आपने देख लेना चाहिए। ऑफ कोर्स यू वुड वांट टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर रिसोर्सेज। अभी आपके पास एक रिसोर्स कैपेसिटी है, उसको जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, दिस इज व्हाट यू वुड लाइक टू एम्प्लॉय। नंबर 3, कंपनी हैज नो अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज दैट यील्ड कंट्रीब्यूशन मोर देन 27,000 पर मंथ। अल्टरनेटिव बेसिस है, डिसीजन मेकिंग है, आपके पास कोई दूसरे अल्टरनेटिव हैं जिससे अगर यही रिसोर्सेज जो आपने एडिशनल कॉस्ट यहाँ लगाई है, जो आपने एडिशनल कॉस्ट इनकर करके ये प्रोडक्शन की है, अगर वो कहीं से बेहतर कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं तो फिर वो जाहिर है वो अल्टरनेटिव ज़्यादा सूटेबल होगा कंपनी के लिए। एंड नंबर 4, फिक्स कॉस्ट्स आर अनअवॉइडेबल फॉर द पीरियड अंडर कंसिडरेशन। दिस मीन्स दैट फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज। अनअवॉइडेबल है, वेदर और नॉट यू एक्सेप्ट द ऑर्डर, द फिक्स कॉस्ट विल रिमेन द सेम। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि जब आप रेलेवेंट कॉस्ट को रेवेन्यूज को देखेंगे तो साथ साथ उनको आपने अपने सामने रखना होता है। एंड बिकॉज दे कैन हैव बिग इम्पैक्ट ऑन द डिसीजन एंड ऑन द रिजल्ट्स। जैसे हमने कहा था कि बाकी मार्केट तो इम्पैक्ट नहीं होती अगर आप अपनी प्राइस को रिड्यूस करते हैं। इस तरह से हमें बहुत सारे फैक्टर्स को देखना होता है, और ख़ास तौर पर अगर आप लॉन्गर टर्म की सिचुएशन को देख रहे हैं कि इन द इवैल्यूएशन इन द लॉन्गर टर्म अल्टरनेटिव्स को देखना है, लेकिन आपने रेलेवेंट और इररेलेवेंट को देखना है विद अ लॉन्गर टर्म व्यू इन पर्सपेक्टिव, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। इन द प्रीवियस एग्जाम्पल वी फोकस ऑन द शॉर्ट टर्म, so direct labor and fixed costs were considered irrelevant as they were unlikely to change in the short term. However, in the long term, it may be possible to reduce capacity and spending on fixed costs and direct labor. जैसे हमने देखा था direct labor in our example remained the same कि 35,000 हमारी expectation थी, हम produce करेंगे, spare capacity थी, क्योंकि हमारा ये ख्याल था कि ये spare capacity परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, तो लिहाजा जो भी लेबर फोर्स थी उसने कंटिन्यू किया, तो हमारी लेबर कॉस्ट रिमेन द सेम जो अगर हमने एडिशनल 3,000 यूनिट्स भी प्रोड्यूस किए। अब लॉन्गर टर्म में ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं। लॉन्गर टर्म में इवन फिक्स कॉस्ट जो है वो भी चेंज हो जाती है, क्योंकि लॉन्गर टर्म में इट इज़ पॉसिबल टू इन केस ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी टू ऐड मशीनरी, टू ऐड management and supervision, and of course if you want to reduce, it is possible to dispose machinery, or it is also possible to change and hire or in fact replace and remove certain even management and supervisory staff. So all we are talking therefore is in the short term. long term की evaluation में fixed cost fixed भी नहीं रहती और बहुत सारी चीज़ें change हो जाती हैं। In our example of Faisalabad One Company, the following factors will apply in the long term. Direct labor cost could be reduced as this labor could be made redundant with no redundancy cost involved. ये भी possibility है, क्योंकि हमने direct labor cost को वहीं रखा है। अगर long term हम देख रहे होते और ये हमारा ख्याल था कि excess capacity long term में exist करेगी, तो फिर direct labor cost reduce की जाती और direct labor भी reduce की जाती। Capacity could be reduced by cancellation of rental contracts of some machinery. मशीनरी के कॉन्ट्रैक्ट्स भी किए जाते हैं। अगर मशीनरी रेंट पे हो तो उसकी रेंटल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करें तो आपकी मशीनिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस की जा सकती है।
इनफैक्ट अगर रेंटल ना भी हो और आपकी अपनी मशीनरी हो और आप समझते हैं कि ये लॉन्ग टर्म में आपकी कैपेसिटी रिड्यूस हो गई है, तो आप मशीनरी को डिस्पोज भी कर सकते हैं. कॉस्ट सेविंग कैन बी मेड इन सम सुपरवाइजरी एंड सपोर्ट स्टाफ कॉस्ट. नेचुरली जब आपकी वॉल्यूम कम होती है, आपकी कैपेसिटी कम होती है, आपकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो आपको नीड फॉर सुपरवाइजरी स्टाफ वो भी कम हो जाता है, और वो भी आप उसमें कॉस्ट सेविंग कर लेते हैं बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टाफ. इफ कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड इट मे बी पॉसिबल टू रेंट आउट पार्ट ऑफ द फैसिलिटी. तो ये कॉस्ट जो है बहुत सारी चेंज हो जाती हैं इफ यू लुक एट द लॉन्गर टर्म. देयरफॉर इन द लॉन्गर टर्म डिसीजंस some of the costs that were fixed in the short term could be changed and no longer remain fixed. Longer term perspective फिर और ही हो जाता है. हम अभी तक जो बात कर रहे हैं कि हमें relevant cost और relevant revenues को देखना है अपनी decision making के लिए, और सिर्फ वो decisions और वो cost और revenues देखने हैं जो change होते हैं और जो impact होते हैं. Short term में तो बहुत सारी चीज़ें change नहीं होंगी. शॉर्ट टर्म में तो फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स रहती हैं, लेकिन जब आपने एक लॉन्गर टर्म व्यू ले लिया और जब आपकी कंडीशंस ऐसी एग्जिस्ट करती हैं जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ओवर लॉन्ग पीरियड एग्जिस्ट करेंगी, तो फिर बहुत सारी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं इवन इन फिक्स्ड कॉस्ट. एग्जांपल दिया गया था कि अगर मशीनरी है तो मशीनरी को या रेंटल कैंसिल कर लें या उसको डिस्पोज कर लें. फैसिलिटी आपकी होती है, इवन फैक्ट्री फैसिलिटी समटाइम्स इट कैन बी रेंटेड आउट. आप फैसिलिटी फैक्ट्री को रेंट आउट कर देंगे तो आपकी वो कॉस्ट नहीं रहेगी, आपकी वहाँ से इनकम आनी शुरू हो जाएगी. सुपरवाइजरी एंड ओवरऑल स्टाफ नंबर्स कैन बी रिड्यूस्ड इफ देयर इज अ नीड टू रिड्यूस द वर्कफोर्स एंड इफ देयर इज अ नीड टू रिड्यूस योर आउटपुट. लाइकवाइज जब ये चीज़ बढ़ रही होती है तो ये चीज़ें फिर आप लॉन्ग टर्म में फिक्स कॉस्ट को इंक्रीज भी कर लेते हैं. अगर आपने ये एक्सपेक्ट किया कि आपकी जो डिमांड फॉर प्रोडक्ट है वो ग्रो कर रही है और वो इन फ्यूचर एक्सपेंड करेगी, तो फिर आपको फिक्स कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी, नई मशीनरी ऐड करनी पड़ेगी, स्टाफ ऐड करना पड़ेगा. तो वो फिक्स्ड कॉस्ट भी इन द लॉन्ग टर्म चेंज होती रहती है. सो रेलेवेंट इज इन द शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव. जो आज हम इसको रेलेवेंट समझ रहे हैं इन द शॉर्ट टर्म परस्पेक्टिव, अगर हम लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव में देखेंगे तो दैट माइट चेंज एंड द डिसीजन माइट बी डिफरेंट. नाउ वी विल लुक एट द सिचुएशन and the decisions when there is a capacity constraint, and we will be looking at product mix decisions. If there is a capacity constraint and we are faced with product mix decisions, then what are the principles that will apply? In the short term, sales demand may be in excess of current productive capacity. Output may be restricted by a shortage of skilled labor, materials, equipment, or space. The resources responsible for limiting the output should be identified. These are known as limiting factors. ये आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है फिर कि क्या फैक्टर्स हैं और कौन से रिसोर्सेज हैं जो आपकी कैपेसिटी को कंस्ट्रेंट कर रहे हैं, जो आपकी कैपेसिटी को लिमिट कर रहे हैं. क्योंकि अगर आपने लिमिटेड कैपेसिटी में प्रोडक्ट मिक्स की डिसीजन लेनी है कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बनाया जाए और किसकी प्रोडक्शन कम की जाए और किसकी ज़्यादा की जाए, तो उसमें जो चीज़ आइडेंटिफाई करने की है वो जो लिमिटिंग फैक्टर है उसको आइडेंटिफाई करना है. क्या चीज़ है जो रिस्ट्रिक्ट कर रही है और किसकी वजह से आपको कंस्ट्रेंट आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में. वेयर द लिमिटिंग फैक्टर्स अप्लाई, प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड बाय द कंट्रीब्यूशन टू प्रॉफिट फ्रॉम द लिमिटिंग फैक्टर इज मैक्सिमम. प्रॉफिट इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन the contribution to profit from the limiting factor is maximum. Limiting factor की ये चीज़ होती है फिर कि limiting factor आपने आइडेंटिफाई किया और उसमें अगर आपने कंस्ट्रेंट्स हैं और उसमें अगर आपने प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस करनी है, तो फिर वहाँ क्या होगा, वहाँ पर प्रॉफिट वहाँ मैक्सिमाइज होगा जहाँ पर प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर वो मैक्सिमाइज हो. दिस इज द प्रिंसिपल इन केसेस ऑफ कंस्ट्रेंट व्हेन मेकिंग डिसीजंस. जो लिमिटिंग फैक्टर है उस लिमिटिंग फैक्टर को पहले आइडेंटिफाई करें, फिर उससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी को आइडेंटिफाई करें, पर यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी, और जहां पर यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ लिमिटिंग फैक्टर मैक्सिमाइज होगा वहां ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा.
इसको एक एग्जांपल में देखते हैं. दिस इज द एग्जांपल ऑफ Dayan Autos. Dayan Autos supplies component parts to firms operating in automobile industry. Information on three components is as follows. Three components are X, Y, and Z. This is the information. Contribution per unit, X is 12, Y is 10, and Z is 6. Machine hours per unit that it requires for product X is 6, Y is 2, and Z is 1. And estimated sales in units are 2,000 each for all the three products. So this is the situation. Contribution per unit of X is greatest, it is 12, and machine hours required are 6 per unit. Machine hours for the 3 months that are available for X are 12,000, Y 4,000, and Z 2,000. Due to breakdown, capacity is limited to 12,000 hours for 3 months. Now for the next 3 months, if the capacity is limited to 12,000 hours, you are asked to advise on product mix for the 3-month period. So this is the situation now. 3 products. You have been told that for each product there is a contribution and there are a number of hours that are required. The limiting factor is number of hours. Normally you would have required a total of 18,000 hours, but now due to some capacity restraint, you now have available 12,000 hours. In 12,000 hours, therefore, what should be the mix of your products? In this example, you may think top priority should be given to product X as it has the highest contribution per unit. It has 12 contribution per unit, but this assumption would be incorrect. Component X requires 6 machine hours per unit, whereas Y and Z require 2 and 1 hour respectively. The optimum production plan is determined by calculating the contribution per limiting factor for each component. Limiting factor, we are told, is the number of hours. अब number of hours अगर limiting factor है, normally product X की जो contribution है वो सबसे ज़्यादा है, लेकिन at the same time it requires more hours than the other products. X requires 6 hours, others require 2 and 1 respectively. तो इस सिचुएशन में अगर हम कैलकुलेट करें जो कंट्रीब्यूशन पर लिमिटिंग फैक्टर है, इन अदर वर्ड्स कंट्रीब्यूशन पर आवर अगर हम कैलकुलेट करें, कैलकुलेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर, तो उससे हमें पता चलेगा कि कहाँ मैक्सिमाइज होती है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी. वी कैन सी दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ X is 12, Y is 10, and Z is 6. But the machine hours required are 6, 2, and 1. So contribution per machine hour of X is 2, Y is 5, and Z is 6. So contribution limiting factor machine hour है. Contribution per the limiting factor यानी per machine hour वो तो X की 2 है, Y 5 and Z 6. तो अगर हम रैंकिंग करें कि प्रायोरिटी किसको ज़्यादा दी जाए, तो Z has the highest contribution per machine hour. Y is number 2 and X is actually number 3. तो 12,000 अगर अवेलेबल हैं तो कंपनी को फिर इस रैंकिंग की बेसिस पे एलोकेट करना चाहिए कि नंबर ऑफ आवर्स वहाँ मैक्सिमाइज होते हैं जहाँ पर कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर जहाँ मैक्सिमाइज होती है वहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है. The company can now allocate 12,000 machine hours according to the above rankings. Priority would be to produce maximum component Z. Component Z has the highest contribution per hour. So sales are projected at 2,000 units. So 2,000 hours will be used, leaving 10,000 hours unused. The first priority will be to maximize the production of Z. Z you expect to produce 2,000. That will take 2,000 hours. Second choice will be to produce Y. Y you also expect to produce 2,000. And this will result in the use of 4,000 hours because it is 2 per unit. So 4,000 will be used in Y, 2,000 will be used in Z, and this is 6,000, leaving a balance of 6,000 hours. This will enable 1,000 units of X to be produced. So now when we look at the allocation of 12,000 hours, और प्रोडक्ट मिक्स को हमने उस तरह देखना है कि जहाँ
कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी मैक्सिमाइज हो, तो वो हम उससे देखेंगे कि पर आवर कंट्रीब्यूशन कहाँ मैक्सिमाइज हो रही है। उसकी बेसिस पे हमने जब रैंकिंग की तो प्रोडक्ट एक्स, जिसकी वैसे तो कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, लेकिन पर मशीन आवर उसकी कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। इनफैक्ट जो प्रोडक्ट जेड है उसकी कंट्रीब्यूशन पर मशीन आवर सबसे ज़्यादा है। तो रैंकिंग हमने उस तरह से जब की, तो अब रैंकिंग के हिसाब से जब प्रोडक्शन करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी टू प्रोड्यूस मैक्सिमम प्रोडक्ट जेड। प्रोडक्ट जेड वी एक्सपेक्ट टू प्रोड्यूस 2000 यूनिट्स, तो वो हम सारे के सारे पहले 2000 यूनिट्स जेड के प्रोड्यूस कर देंगे ताकि उससे हमें मैक्सिमम पर आवर कंट्रीब्यूशन मिले। तो वहाँ 2000 आवर्स हमारे वहाँ कंज्यूम हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रायोरिटी विल बी टू प्रोड्यूस वाई। वाई के भी हम 2000 यूनिट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वाई के 2000 यूनिट्स अगर प्रोड्यूस करेंगे तो वहाँ 4000 आवर्स हमारे कंज्यूम हो जाते हैं। तो मैक्सिमम वाई प्रोड्यूस करें, 4000 आवर्स वहाँ लग जाएंगे, तो उससे फिर बैलेंस 6000 आवर्स रह जाएंगे, और 6000 आवर्स में 1000 यूनिट्स ऑफ एक्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो हमारा प्रोडक्ट मिक्स का जो डिसीजन होगा वो ये होगा, मैक्सिमम ऑफ जेड देन मैक्सिमम वाई, जो रिमाइंडर है जो बच जाए वो प्रोडक्ट एक्स। तो ये समराइज, दिस एलोकेशन कैन बी समराइज्ड एज 2000 units of Z have used 2000 hours and that leaves a balance of 10,000. Next priority was 2000 units of Y. They have used 4000 hours. The balance is 6000 hours. And 1000 units of X, which is going to use 6000 hours, and that will consume the entire amount of 12,000 hours. This production program results in the following total contribution. 2000 of Z at 6 is 12,000 contribution. 2000 of Y at 10 will give you 20,000 contribution, and 1000 of Z at 12 will give 12,000 contribution, giving a total contribution of 44,000. This is the maximum contribution that the company can obtain with this limited resource. It is necessary to consider qualitative factors before the production program is determined. Customer goodwill may be lost if company is unable to supply all three products to its major customers. This may cause a reduction in future sales. So qualitative factors will apply to all decisions. All decision making must always consider qualitative factors. यहाँ पर हो सकता है कि आपको all three products की requirement हो और आपने all three provide करने हैं, और उसकी बेसिस पे अगर वो all three major customers को नहीं मिलेंगे तो हो सकता है कि आपकी गुडविल कम हो और उससे आपकी फ्यूचर सेल्स फॉल कर जाए. Difficulties arise where more than one resource is scarce. For example, it could not be applied if labor force were also limited, and based on contribution per labor, a different ranking resulted. In these situations, linear programming is used for decision making. This will be covered later in the course. The qualitative factors will always play a role. हर दफा whenever we are making decisions, we are going to bear in mind what are the qualitative factors and what impact they will have. We are saying we'll produce maximum Y, and then we'll produce maximum Z, and only then we will produce X. It may be that the market demand is such that a large number of X is required, and if you don't produce the required amount of X, perhaps you will lose goodwill, and that will cause a loss in future sales. So then you have to produce X according to the market demand. So these are qualitative factors which will always impact the decisions whenever you are making decisions on the basis of limited resources and a constrained resource. The matter is going to be further complicated, and it will become more difficult if more than one resource has a constraint. अभी तक तो हमने एक की बात की है, लेबर आवर्स को देखा, मशीन आवर्स को देखा कि मशीन आवर्स की अगर रिस्ट्रिक्शन है तो उसकी बेसिस पर हमने एलोकेट कर दिया और प्रोडक्ट मिक्स की डिसीजन कर ली. अगर एक से ज़्यादा रिसोर्स हो और मुख्तलिफ रिसोर्सेज की कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ दैट रिसोर्स वो फ़र्क हो तो फिर तो मामला डिफरेंट हो जाए. एक रिसोर्स कहे कि रैंकिंग ABC है, दूसरा रिसोर्स अगर उसको हम कंट्रीब्यूशन पर यूनिट के हिसाब से देखें वहाँ रैंकिंग कुछ और हो जाए, तो फिर किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए. तो ऐसे सिचुएशन में लीनियर प्रोग्रामिंग इस्तेमाल होती है, और लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हम इंशाल्लाह बाद में इस कोर्स में डिस्कस करेंगे.
तो वो एक फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हैं जो कि आपको आएंगी सामने इन द मैटर ऑफ दिस constrained resource situations. In the longer term, additional resources would be required if the additional contribution can justify incurring the cost. This means कि अगर आपकी resource constraint है, then of course that you will try to overcome the constraint. And overcome the constraint means that you will add the resource. अगर मशीनों की कमी है तो आप मशीन ऐड करें, अगर लोगों की कमी है तो लोग ऐड करें. तो एज अ रिजल्ट आपको रिसोर्स कंस्ट्रेंट को रिमूव करने के लिए कुछ स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है. एंड ऑफ कोर्स दैट विल हैपन इफ इनकरिंग द कॉस्ट कैन बी जस्टिफाइड. एडिशनल कंट्रीब्यूशन होती है कि नहीं. अगर पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है और कंपनी की कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है तो देन देयर विल बी अ जस्टिफिकेशन टू ऐड द रिसोर्स. We will now look at an example of the limiting factors and optimal production program. How this is used. In case of limiting factors, a farmer is planning his production for the next season. He has asked you to recommend the optimal mix of vegetable production for the coming year. He has given you following data relating to the current year. These are the 4 vegetables that he wants to grow: potatoes, turnips, peas, and carrots. And he has given you this information. Area occupied in acres 25, 20, 30 and 25. Yield per acre in tons 10, 8, 9 and 12. Selling price per ton 100, 125, 150 and 135. Variable cost per acre: fertilizers 30, 25, 45, 40. Seeds 15, 20, 30 and 25. Pesticides 25, 15, 20 and 25. And direct wages: potatoes 400, turnips 450, peas 500 and carrots 570. Fixed overheads per annum are rupees 54,000. This is the information that has been given to you. And in addition, you know the land that is being used for production of carrots and peas can be used for either crop, but not for potatoes or turnips. And the land that is being used for potatoes and turnips can be used for either crop, but not for carrots or peas. In order to provide an adequate market service, the gardener must provide each year at least 40 tons each of potatoes and turnips, and 36 tons each of carrots and peas. You are required to present a statement to show, first, the profit for the current year, and second, the profit for production mix that you would recommend. So you have been given a scenario, you have been given a profit information, sales information, cost information of the different products, and now you are required also, first of all, to show the statement of the profit as it exists, and secondly, if you would make a recommendation for a change in the product mix, then what would be the profit? Change जो आप करेंगे, that will be based on how much of each product to produce. एक मिनिमम दिया गया है कि हर सीजन में इतना मिनिमम टन तो हर प्रोडक्ट का आपने प्रोड्यूस करना ही है, लेकिन उसके बाद कौन सा प्रोडक्ट पहले ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए और कौन सा बाद में प्रोड्यूस करना चाहिए. लिमिटिंग फैक्टर ऑफ कोर्स इज एकर्स, जो ज़मीन है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं. The solution to this limiting factors and optimal production program. First, we'll do some preliminary calculations. Variable costs are quoted per acre, but selling price are quoted per ton. ये पहले आपको देख लेना चाहिए immediately जब आप cost को और prices को देख रहे हैं तो क्या वो एक ही यूनिट में है. अगर नहीं है तो we have to recalculate. Therefore, it is necessary to calculate planned sales revenue per acre. For that, we are given the yield in tons, and then we are given selling price per ton. So, if we know the yield per ton, and we know the selling price per ton, and then we know that what the sales revenue per acre would be. We know the yield per acre in tons, and then we know the selling price per ton, and from that we can calculate what the sales revenue per acre will be. It turns out to be 1,000 for potatoes, 1,000 for turnips, 1,350 for peas, and 1,620 for carrots. Variable cost per acre is 470,
510, 595 and 660. This gives the contribution per acre: potatoes 530, turnips 490, peas 755 and carrots 960. This is the calculation that has given you the contribution per acre. Now from this you can make the profit statement. Don't forget that in variable costing we have to produce profit statements also under the variable costing method. Acres that are being consumed are 25, 20, 30 and 25. Contribution per acre, as we have seen, is given as 530, 490, 755 and 960. So total contribution is going to be 13,250 for potatoes, 9,800 for turnips, 22,650 for peas and 24,000 for carrots. Overall contribution comes to 69,700, and we were told that fixed costs are 54,000 per annum, so the profit will be 15,700. This is the profit statement for the current year. And now we will look at the profit statement under a revised recommended sales mix. Under this revision of sales mix, we have to see what is the acreage available. There are two areas, area A and area B. 45 acres are in area A and 55 acres are in area B. We have divided this A and B because potatoes and turnips can be switched around but not mixed with peas and carrots, and vice versa. Contribution per acre is, in case of potatoes, 530, turnips 490, peas 755 and carrots 960. Therefore, the ranking is going to be: first, in area A, ranking of potatoes will be 1 because it has the highest contribution, and 2 for turnips. And in area B, the ranking will be 1 for carrots and 2 for peas. Separately, we have to keep the two areas separate. Minimum sales requirements we must put down. We were told we have to produce in acres using 5 acres for turnips and 4 for peas. These are the ranking is second. So if the ranking is second, we have to first meet the minimum requirement, and then the balance available we will allocate on the basis of rankings. So a recommended mix would be 40. After meeting the minimum requirement, you put all your acreage into the crop that is giving you the higher contribution, which is potatoes. And in area B, you put all your acreage into the highest producing product, which is the carrot. So out of the 45 acres, 5 acres go into the turnip for minimum requirement, and the balance 40 acres are now being used for potatoes. Similarly, for area B, 4 acres have gone to meet the minimum requirement, and the balance 51 will be allocated to carrots. And on this basis, the contribution is going to be 21,200 for potatoes, 2450 for turnips, 3,020 for peas, and 48,960 for carrots, giving you a total contribution of 75,630. Taking out the fixed cost of 54,000 gives you 21,630, which is more than the profit that we calculated earlier on. The minimum sales requirement for turnips is 40 tons, and this will require allocation of 5 acres. And the minimum sales requirement for peas is 36 tons, requiring allocation of 4 acres. So on this basis, we have seen how we can use our limiting factor, and the way to maximize your profit is to maximize your profit from the limiting factor. In our case, we saw in acreage, area A and B, the crop that gave the maximum production and maximum contribution from the production of the crop, that product or that crop was given priority. And that gave the company or the owner the maximum amount of profit. That's all for today. Thank you very much.